हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे। डिसऑर्डर का मतलब है कोई ख़राबी, कोई जो है वो ऑर्डर में चीज़ ना चले। तो हमारा इम्यून सिस्टम अगर ऑर्डर में नहीं चलता, हमारा इम्यून सिस्टम अगर ख़राब होता है तो उससे हमारे पास कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इस टॉपिक में हम ये सारी बीमारियों को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम किए वेस्ट किए स्टडी करते हैं इसको। समटाइम्स आवर इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्ड टू सर्टेन नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेस। कभी कभी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसी हार्मलेस सब्सटेंस से भी जो है वो उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड कर लेता है। हार्मलेस का मतलब है कोई जो है ऐसी चीज़ जो हमें नुकसान ना भी पहुंचाए, उसके खिलाफ भी हमारा इम्यून सिस्टम अगर काम कर रहा है तो ये हमारे लिए एलर्जी काज करवा सकता है। जैसे कि पोलेंट्स पोलेंट्स क्या हैं, जो दाने होते हैं प्लांट्स के, उन्हें पोलेंट्स कहते हैं। मोल्ड्स हैं जो हमारे पास फंजाई होते हैं। पेट डेंडर्स मीन्स जो हमारे जो पालतू जानवर होते हैं उनके दाने, या फिर कुछ ड्रग्स जो दवाएं हैं, या कुछ ऐसा गंदा अगर फूड है हमारे पास, खाना गंदा है तो उसकी वजह से हमें एलर्जी हो सकती है। और जिसकी वजह से हमें एलर्जी होती है उन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं। याद रहे ये एलर्जी और कुछ नहीं है बल्कि हमारे सिस्टम का किसी जो ऐसी चीज़ जो नुकसान ना भी दे उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड अगर हमारा सिस्टम करता है तो उसे एलर्जी कहते हैं। और जिस चीज़ की वजह से वो एलर्जी होती है उसे एलर्जेंस कहा जाता है। सच रिस्पॉन्स इज टर्म्ड एज एलर्जी, और इस रिस्पॉन्स को हम एलर्जी कहते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द नॉर्मल सब्सटेंसेज टेकन बाय WBC एज एंटीजन। तो ये और कुछ नहीं है बल्कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल चीज़ों पे भी ये रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी, जिसमें WBC को एंटीजन के तौर पे लिया जाता है। उसके बाद द कॉमन एलर्जेंस ऑफ मैन आर रिनाइटिस। रिनाइटिस जो है ये कॉमन एलर्जेंस है हमारी बॉडी के, जैसे कि अस्थमा है, और हमारे पास एक्जिमा है, डर्मेटोज है, हेव्स है, और हमारे पास एनाफाइलेक्सिस है, और फूड एलर्जीज़ हैं। तो ये बहुत सारी एलर्जीज़ के नाम लिखे हुए हैं। अस्थमा हमारे पास जो है इसमें हमारे फेफड़ों के साथ होती है, जिसमें हमें सांस जो है वो बहुत ही सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ये तीन जो है एक्जिमा और डर्मेटिस और हेव्स, ये हमारे पास स्किन की बीमारियां हैं। और फूड जो ख़राब होता है उसकी वजह से हमें एलर्जी होती है, उसे फूड एलर्जीज़ कहा जाता है। तो ये हमारे पास कुछ एलर्जीज़ के टाइप हैं। When allergens enter our body, a type of allergen specific antibody IgE is produced by plasma cells। जब हमारे पास एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो हमारी जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो एक तरह की एंटीबॉडी सीक्रेट करते हैं, जिसे एलर्जेंस एंड स्पेसिफिक एंटीबॉडी कहा जाता है, और इसे IgE कहा जाता है। IgE का मतलब है एक ऐसी एंटीबॉडी जो एलर्जेंस के खिलाफ जो है वो सीक्रेट होती है, और ये बी सेल्स या फिर प्लाज्मा सेल्स सीक्रेट करते हैं। दिस एंटीबॉडीज अपॉन सीक्रेशन इनटू द blood bind the allergens and then the receptor of the mast cell are basophils। तो ये जो एंटीबॉडी सीक्रेट किए गए हैं प्लाज्मा सेल्स से, ये जाएंगे एलर्जेंस के पास और उस एलर्जेंस पर ये एंटीबॉडी बाइंड हो जाएंगे। उसके बाद ये एंटीबॉडीज़ जो है जाकर बेसोफिल्स या फिर जो मैस्ट सेल्स हैं उनके ऊपर भी ये जाकर बाइंड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें जो आपस में मिल जाएंगी, एक एलर्जेंस, एक हमारे पास जो है वो एंटीबॉडीज़, और तीसरा बेसोफिल्स, ये तीनों चीज़ें जब मिल जाएंगी तो हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, IgE एलर्जन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स जो है रिलीज हिस्टामिन टू प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स काजिंग सिम्टम्स। तो यहाँ पर इस हिस्टामिन को रिलीज़ किया जाता है, इस कॉम्प्लेक्स से हिस्टामिन रिलीज़ होता है। हिस्टामिन जो है वो एक तरह का सिग्नल होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, हमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो उसके बाद इन्फ्लेमेशन होगा हमारी बॉडी में, और इसकी वजह से हमें इचिंग होगी, रैशेज़ आएंगे हमारी स्किन पे, रनी नोज़ होगा मतलब हमारा नाक बहेगा, और हमारे ये रैशेज़ मतलब इस स्किन पर दाने दाने आ जाएंगे, सोर थ्रोट, गले में खराश होगी, स्नीजिंग, हमें जो है वो ऐसे छींकें आएंगी, और कफ हमें जो कफ होती है वो होगी।
खांसी होगी एक्सेट्रा है, मतलब और भी इसके अंदर कुछ चीज़ें आ सकती हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज यूजुअली एम्प्लॉयज एंटी हिस्टामिन और स्टीरॉइड। तो एलर्जीज़ के ट्रीटमेंट में मतलब इनके अंदर अगर हम इसका इलाज करना चाहें तो इसके अंदर हम एंटी हिस्टामिन देते हैं या कुछ स्टीरॉइड्स का यूज़ करते हैं। एंटी हिस्टामिन मतलब हिस्टामिन को रोकने वाला जो होगा उसे हम जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो ये एलर्जीज़ हो गया। उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ऐसी बीमारियां जो इम्यून खुद ब खुद करता है, इम्यून खुद की वजह से इम्यून सिस्टम के अंदर खराबियां आती हैं। तो अब कैसे आती हैं? इट इज़ एबनॉर्मलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये एबनॉर्मलिटी है इम्यून सिस्टम की जिसके अंदर इम्यून सिस्टम नॉर्मल नहीं होता। इन विच इम्यून सिस्टम फेल्स टू रिकॉग्नाइज वन और मोर ऑन टिश्यूज़ एज सेल्फ। तो इसके अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो खुद के ही सेल्स को पहचान नहीं पाता है, खुद के टिश्यूज़ को नहीं पहचान पाता है और उसकी वजह से ये इम्यून सिस्टम जो है वो खुद के सेल्स को ही मारने लगता है। तो अब हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के उसको हमारा खुद का इम्यून सिस्टम पहचाना करता है और उसकी मदद से वो सेल्स जो है वो इम्यून सिस्टम से बचे रहते हैं। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम ही पागल हो जाए और वो उन सेल्स को अगर पहचाने ही ना तो वो उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस तरह से हमारे खुद के ही सेल्स को इम्यून सिस्टम हमला कर रहा होता है। एज अ रिज़ल्ट इट इनिशिएट्स इम्यून रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट ऑन सेल्स। ये खुद के ही सेल्स के अगेंस्ट कार्रवाई कर रहा होता है। डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1, इसके अंदर डायबिटीज़ होती है मतलब शुगर हमें होती है, इसका टाइप 1 होता है। रिमाटॉइड अर्थराइट्स मतलब जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, हमारी हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर हमें जो है वो दर्द होता है और ये जॉइंट्स की बीमारी हो जाती है हमें, और हमारे पास जो है वो सोरियासिस हो सकती है। उसके बाद ये जो हैं कुछ एग्जांपल्स हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के इन ह्यूमन। In case of misdirected self antibodies are produced in which destroy on tissues। तो इस वजह से हमारे पास कुछ ऐसे सेल्फ एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं और वो एंटीबॉडीज़ जो है वो खुद के ही टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, खुद के ही टिश्यूज़ को मार रहे होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ कैन बी from a variety of factors with no definite cause for the onset of the disease। तो इनकी जो है डेफिनेट कोई काज नहीं है कि ये एग्जैक्टली किस वजह से होते हैं, इनका हमें पता नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से हो सकते हैं। सम सस्पेक्टेड सोर्स आर बैक्टीरियल आर वायरल इन्फेक्शन। कभी हमें बैक्टीरिया का या वायरस का इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से हमारा इम्यून के अंदर डिसऑर्डर हो सकते हैं। इफ़ेक्ट्स फ्रॉम द सर्टेन ड्रग्स, कुछ भी हमारी ड्रग्स की वजह से, मेडिसिन की वजह से हो सकते हैं। टॉक्सिन्स, कुछ जहरीले सब्सटेंस की वजह से हो सकते हैं। पॉल्यूटेंट्स मतलब जो हमारे पास पॉल्यूशन काज करवाने वाले जो एजेंट्स हैं उनकी वजह से हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं। इन ह्यूमन सम ऑफ द कॉमन अफेक्टेड टिश्यूज़ आर मसल, जॉइंट्स, ब्लड वेजल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो इंसान के अंदर जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, जैसे कि हमारे टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, जॉइंट्स और ब्लड वेजल्स, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं ये इस बीमारी की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं। सम ऑफ द सिम्टम्स आर मैलियस मतलब सिक फीलिंग। तो मैलियस होता है कभी कभी मतलब हमें सिक जैसी फीलिंग आती है, हमें बीमारी जैसी फीलिंग आती है हमारी बॉडी के अंदर, और हमें लो फीवर होता है, हल्का सा बुखार, फटीग होता है, मसल एच, हमारे मसल्स में दर्द होता है, रैशेस बॉडी पर जो है वो हमारे रैशेस आ जाते हैं बॉडी पर, और हमारी बॉडी के मुख्तलिफ एरियाज़ पर रैशेस आते हैं। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है। जस्टिफाई वाई फिजिशियंस प्रिस्क्राइब एंटीहिस्टामिन थेरेपी ऑन टू देयर रनिंग नोज एंड स्किन रैशेस। तो ये एक्चुअली हमारे पास ऊपर एलर्जीज़ का ये बॉक्स है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि एंटीहिस्टामिन थेरेपी क्यों दी जाती है, क्यों की जाती है जब हमारे नाक बहते हैं या स्किन के अंदर रैशेज़ आती हैं, मतलब एलर्जी होती है, तो एंटीहिस्टामिन क्यों दिया जाता है। As you have already learnt about during allergies, mast cells and basophil release histamine and induce inflammation। तो यहाँ से मस्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स जो है ये इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। एलर्जी जब होती है तो मस्ट सेल और बेसोफिल सेल एलर्जी काज करवाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन होता है। और उसके बाद क्या होता है,
उस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दी जाती हैं और एंटी हिस्टामिन आर यूज्ड टू ब्लॉक हिस्टामिन रिसेप्टर। अब ये हिस्टामिन को जो है वो रोकेंगी, हिस्टामिन के रिसेप्टर को रोकेंगी ताकि हिस्टामिन प्रोड्यूस ना हो सके मस्ट सेल के अंदर। मसल्स एंडोथेलियल इसके अंदर जो है वो हिस्टामिन प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड अल्टीमेटली द एलर्जी इज़ कंट्रोल, और उसकी वजह से एलर्जी कंट्रोल की जा सकती है। तो इसके अंदर ये हमारे पास सिम्टम्स सारे रिड्यूस किए जा सकते हैं जो एलर्जी के अंदर आते हैं। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के। ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को अपना कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके देता है। मिसाल के तौर पे एक इंसान के अंदर कोई किडनी अगर ख़राब है तो ये दूसरा इंसान उसको एक किडनी दे सकता है और ये किडनी हम इसके अंदर ट्रांसप्लांट करके दूसरे इंसान के अंदर लगाते हैं, इसको हम ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो ट्रांसप्लांट जो है वो हमेशा ये सही नहीं होता, हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। कभी कभी इसके अंदर रिजेक्शंस आ जाती हैं, मतलब जिसको वो ऑर्गन दिया गया है जिस इंसान को, उसके इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो जो है वो उसी के साथ लड़ाई करेगा। उस जो किडनी उसको दी गई है, जो पार्ट उसको दिया गया है, उसी के साथ उसका खुद का इम्यून सिस्टम उसके साथ जो है वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो उसे हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहते हैं। Whenever some of the body organ either loses its functions or lost due to some accident or incident or accident, it is desired to replace it from the corresponding healthy organ from a donor। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई किसी एक्सीडेंट या किसी इंसिडेंट की वजह से कोई हमारा ऑर्गन जो है वो ख़राब हो जाता है या लूज़ हो जाता है, तो अपना काम नहीं करता हमारा ऑर्गन, तो उसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई डोनर हो जो हमें वो ऑर्गन रिप्लेस करके दे, एक दूसरा ऑर्गन हमें मिल जाए। तो कॉमनली ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन आर लिवर, किडनी, स्किन एंड हार्ट। तो लिवर, किडनी, स्किन और हार्ट हम जो है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर। However, transplant is always subject to some degree of rejection because of fact that genetically donor and recipients are not identical। तो हमेशा ट्रांसप्लांट जो है सक्सेसफुल नहीं होता, कभी कभी ट्रांसप्लांट जो है ये रिजेक्शन भी आ सकती है इसके अंदर, क्योंकि जो डोनर है, जो देने वाला है, और जो रिसिपेंट है, इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल तकरीबन सेम नहीं है। जेनेटिक मटेरियल इन दोनों का डिफरेंस है, इसी की वजह से जो है वो रिजेक्शन आती है उस ट्रांसप्लांट के अंदर। Thus the transplanted organ is subject to attack on immune cells of the recipient। तो जिसने रिसीव किया है उस ऑर्गन को, उसके इम्यून सेल्स उस ऑर्गन पर अटैक कर सकते हैं जो ऑर्गन उसने दूसरे आदमी से लिया है। डोनर से जो रिसिपेंट ने जो ऑर्गन लिया है उस ऑर्गन पर उसके इम्यून सेल्स हमला कर सकते हैं। तो इसे हम रिजेक्शन कहते हैं, इसे हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ इनकाउंटर डिफरेंट रिजेक्शन मैकेनिज्म ऑफ द होस्ट इम्यून सिस्टम। तो डिफरेंट तरह के टिश्यूज़, डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें डिफरेंट तरह के रिजेक्शंस मिलते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर। इट कुड बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ CMI और ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसके अंदर जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी शामिल हो सकती है इस रिजेक्शन के अंदर, या फिर हमारी एंटीबॉडी मीडिएटेड या ह्यूमरल इम्यूनिटी भी शामिल हो सकती है। तो यहाँ पर रोल ऑफ टी सेल्स लिखा हुआ है, रोल ऑफ टी सेल्स इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो टी सेल्स का क्या रोल है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर? अगर ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो रहा है तो इसके अंदर टी सेल्स कैसे काम आ रहे हैं? इन केस ऑफ ट्रांसप्लांट ऑफ सॉलिड ऑर्गन फ्रॉम इंडिविजुअल टू सेम स्पेशी आर एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट का मतलब ये है कि टिश्यू को एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफ़र करना। तो द मेजर थ्रेट्स ऑफ टी सेल्स ऑफ द रिसिपिएंट। तो इसके अंदर जो है वो टी सेल्स का खतरा होता है। तो जब भी किसी सॉलिड ऑर्गन, मतलब कोई ऐसा ऑर्गन जो लिक्विड की शक्ल में नहीं है, तो ऐसे ऑर्गन को अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर, तो दूसरे इंसान के अंदर जो टी सेल्स मौजूद हैं उसका ख़तरा होता है उस इंसान को, क्योंकि टी सेल्स जो है वो वहाँ पर उस ऑर्गन से लड़ाई करके उसे ख़त्म कर सकते हैं। इनिशियली द डेंड्राइटिक सेल्स ऑफ द डोनर टिश्यू माइग्रेट इनटू द रिसिपिएंट लिम्फोइड टिश्यू वेयर दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिसिपिएंट टी हेल्पर सेल्स थ्रू एपीसीज। तो इसके अंदर जो डोनर का टिश्यू है, उसके अंदर, डोनर के टिश्यू के अंदर जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं
वो डेंड्राइटिक सेल्स जाते हैं लिम्फोइड टिश्यू के अंदर और वहाँ पर वो जाकर जो है वो TH सेल्स बन जाते हैं। तो TH सेल के तौर पे वहाँ पर वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और TH सेल्स जो है वो APCs उन्हें TH सेल्स मानते हैं। उसके बाद TH सेल्स एक्टिवेट होते हैं एंड प्रोलिफरेट एंड एक्टिवेटेड NK सेल्स एंड TC सेल्स टू। अब ये T सेल्स जो होगा ये NK सेल्स और TC सेल्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो ग्राफ्टेड टिश्यू जो टिश्यू दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया गया है उसको वो ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह TH सेल हेल्पर T सेल NK सेल्स और TC सेल्स को एक्टिवेट करके उन टिश्यूज़ को ख़त्म करता है। तो T सेल्स का इसके अंदर रोल है। उसके बाद B सेल्स का क्या रोल है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर? द एक्टिवेटेड TH सेल्स सिग्नल द B सेल्स। तो जो एक्टिवेट हो गए हैं TH सेल्स ये सिग्नल करते हैं B सेल्स को टू ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पेसिफिक एंटीबॉडी सीक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स। अब ये TH सेल्स की वजह से ही B सेल्स एक्टिवेट होते हैं और ये प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं और ये एंटीबॉडी सीक्रेट करते हैं। द एंटीबॉडी दस प्रोड्यूस बाय प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रॉइंग द ग्राफ्टेड टिश्यू। अब उस ग्राफ्टेड टिश्यू को ख़त्म करने के लिए ये एंटीबॉडीज़ बड़ा काम आती हैं। तो इस वजह से B सेल्स का भी रोल है। T सेल्स का रोल ये है कि ये दूसरे सेल को एक्टिवेट करके उस टिश्यू को ख़त्म करते हैं, जबकि B सेल्स का रोल ये है कि ये एंटीबॉडीज़ बना के उस टिश्यू को ख़त्म करते हैं। तो इस वजह से B सेल्स और T सेल्स दोनों का रोल है ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन के अंदर। अब यहाँ पर स्किल इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग के अंदर लिखा हुआ है कि वाई द ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट गेव इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स एंड डिटरमाइन द what implications do this have on his life। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो किसी इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो रिसिपेंट को जो चीज़ रिसीव करने वाला है उस इंसान को ड्रग्स दी जाती हैं जिसे सप्रेसेंट ड्रग्स कहा जाता है। ये इम्यून को सप्रेस करने वाली ड्रग्स होती हैं, उसके इम्यून सिस्टम को रोकने वाली ड्रग्स होती हैं। तो ये क्यों दी जाती हैं उस ऑर्गेनिज्म को और उस इंसान के ज़िंदगी में उसका क्या असर होता है। People having organ transplant are given immune suppressant drugs because of threat of the organ rejection by the immune cells of the recipient। तो अगर हमारे पास जो कोई इंसान है वो रिसीव कर रहा है किसी दूसरे इंसान से कोई चीज़ कोई ऑर्गन रिसीव कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा उसे हम इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स देंगे ताकि उसका इम्यून सेल जो है उसके इम्यून सेल्स जो है वो रिसिपेंट के जो इम्यून सेल्स हैं वो रुक जाएं, वो अपना काम ना कर सकें, जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट के अंदर रिजेक्शन ना आए। तो इसकी वजह से हम उसे इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम सही से काम ना करे। दीज ड्रग्स सप्रेस आर इनहेबिट एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये जो है वो ये ड्रग्स इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं, इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी करने नहीं देते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सप्रेसेंट आर यूज्ड फॉर द पर्पस डिसाइडेड बाय द फिजिशियन। तो इम्यून सिस्टम के अंदर इम्यून सप्रेसेंट डिफरेंट तरह की दी जाती हैं। देयर इज़ नो डाउट साइड इफ़ेक्ट ऑफ सच ड्रग्स आर सच एज। यहाँ पर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं ऐसी ड्रग्स के, जैसे कि फटीग, हेडेक, नोसिया, वॉमिटिंग और एक्नी, और हमारे पास डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, हेयर लॉस, माउथ सोर, सेप्सिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये सारे हमारे पास बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। आज के लेक्चर के साथ हमारा ये टॉपिक, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।